नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट में। गत वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की थी लेवल्स ऑफ टीचिंग की, अर्थात शिक्षण के स्तर। हमने जाना था कि कौन से उनके मुख्य स्तर हैं, कितने भागों में वर्गीकृत करते हुए कौन कौन उसके प्रस्तावक रहे, उनके पूरे नामों को हमने समझा। साथ ही हमने महत्वपूर्ण रूप से जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रमुख ऐसी शब्दावली है जिसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही साथ हमने हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर भी बात की। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज प्रारंभ करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। अर्थात अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। एक शिक्षण कब प्रभावी होता है, क्या उसमें गुण होने चाहिए, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी भी शिक्षण को अच्छा बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले बिंदु हम देखते हैं प्रेरणादायक। प्रेरणादायक से तात्पर्य है कि वही शिक्षण प्रभावी होता है जो बच्चों को कुछ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करे। यदि शिक्षण किसी प्रकार से बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहा है, ना कुछ नया करने के लिए, ना कुछ नया सीखने के लिए, ना उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि प्रेरित नहीं कर रहा तो वह शिक्षण अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए शिक्षण में प्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है प्रगतिशील, अर्थात शिक्षण सदैव प्रगति की ओर हो। प्रगति की ओर से तात्पर्य है, जैसे हम एक उदाहरण लें कि हम कहते हैं एक कक्षा में जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने छोटी कक्षाओं में वर्णमाला सीखी, फिर उसके बाद हमने शब्द बनाने सीखे, फिर हमने वाक्य बनाने सीखे, फिर हमने और व्याकरण के अन्य नियम स्टेप बाय स्टेप सीखे। तो ये क्या है? प्रगति की ओर लेकर जाने वाला शिक्षण। तो जब तक कोई शिक्षण प्रगति की ओर नहीं लेकर जाएगा तो वह प्रभावी नहीं माना जाएगा। या यूं कहें कि जब कोई शिक्षण बच्चों की प्रगति में बाधक हो तो वह अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा, या उसकी प्रगति को आगे न बढ़ाता हो, रुका हुआ हो, वह शिक्षण भी प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो हमारे द्वारा करवाया जाने वाला शिक्षण वही प्रभावी माना जाएगा जो उनके मानसिक विकास में प्रगति की ओर ले जाने वाला हो। फिर है सहयोगात्मक। शिक्षण सदैव सहयोग की भावना से प्रेरित होना चाहिए। यहां सहयोग की भावना बहुत स्तरों पर हो सकती है। एक एग्जाम्पल ले, एक कक्ष में शिक्षक का सहयोगी स्वभाव बच्चों को सहयोग के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का सहयोगी स्वभाव बच्चों को भी सहयोग की भावना के लिए प्रेरित करता है। यह भी शिक्षण के भीतर ही आता है। फिर शिक्षण के भीतर और सहयोग को गहराई से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा करवाया जाने वाला शिक्षण उनके जीवन के लिए भी सहयोगी हो, उन बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं वातावरण में सहयोग दे, ऐसा शिक्षण हो, तभी वह प्रभावी शिक्षण अथवा अच्छा शिक्षण माना जाएगा। अर्थात प्रत्येक प्रकार से सहयोगात्मक स्थिति में होने वाला शिक्षण ही प्रभावी शिक्षण कहलाता है। फिर हम देखें सुझावात्मक। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सुझाव दे समय समय पर। अर्थात बच्चे किसी भी परिस्थिति में हो, वे कहीं जीवन के भी किसी असमंजस में हो, तो कभी उन्होंने जो कुछ पढ़ा हो, जो उनके शिक्षक ने कुछ कहा हो, तो उससे कुछ सीखें, कुछ सुझाव प्राप्त हो, कुछ परामर्श हो, ऐसा शिक्षण होना चाहिए। यह शिक्षण किताबों के दायरे में रहकर भी होता है और किताबों के दायरे से बाहर भी होता है। अक्सर शिक्षक, क्योंकि हम क्या कहते हैं, विद्यालय में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। हम अगर केवल किताबी ज्ञान को ही शिक्षण माने
तो सर्वांगीण विकास की धारणा कैसे सिद्ध होगी? सर्वांगीण विकास तभी होता है जब एक शिक्षक बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाए, उन्हें यह भी सिखाए कि किस प्रकार से उन्हें किसी के साथ व्यवहार करना है, उन्हें यह सिखाए कि विषम परिस्थितियों से उन्होंने कैसे जूझना है, उन्हें यह सिखाए कि किस प्रकार से स्वयं को संयमित रखना है, किस प्रकार से अपना धैर्य नहीं खोना है। ये सब भी जब सिखाए जाते हैं तो वह शिक्षण सुझावात्मक शिक्षण की श्रेणी में आता है और वही प्रभावी शिक्षण होता है। इसके पश्चात हम बात करें निदानात्मक। अब यहां निदानात्मक शब्द की अकेले चर्चा हम नहीं करेंगे, इसके साथ ही लेकर चलेंगे उपचारात्मक को भी, क्योंकि अक्सर प्रश्न इन शब्दों से आ जाते हैं और हम निदान और उपचार को एक ही श्रेणी में रख देते हैं, जबकि यह एक ही श्रेणी के शब्द नहीं है। इन दोनों में अंतर है और क्या अंतर है, उस अंतर को समझते हुए ही हम इन शब्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले निदान की बात करें तो निदान अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द से आया। अंग्रेजी के किस शब्द से आया निदान? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का अर्थ कि पूर्ण प्रकार से किसी समस्या को डायग्नोस कर लेना होता है ना। हम कभी अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं कि वो डायग्नोस करके बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हुए वह उसके निदान संबंधी परामर्श भी देता है, तो उसे कहा जाता है डायग्नोसिस। फिर अगर उपचार की बात करें तो उपचार शब्द का अगर पहले तो देखें तो यह शब्द आया है औषधीय शास्त्र से। यह शब्द कहां से आया? औषधीय शास्त्र से उपचार शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उपचार में क्या होता है, इसमें वो जो डायग्नोस किया था उस डायग्नोस में जो भी चिकित्सक के द्वारा परामर्श दिया गया, निदान बताया गया, उस निदान पर काम किया गया, यानी उपचार कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेडिकल टर्म में, मेडिकल इश्यू में मान लीजिए डॉक्टर ने उसका कारण जाना, कारण जान करके उसने परामर्श दिया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, यहां तक हुआ डायग्नोस। लेकिन जब ऑपरेट कर दिया गया तो वो हो गया उपचार। अब शब्दों को समझ लिया, अब आते हैं हम शिक्षण में इनका क्या काम है। शिक्षण में बात करें निदानात्मक और उपचारात्मक की, तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है कक्षा में जिसका किसी प्रकार से कोई अवांछित व्यवहार शिक्षक को दिखाई दे रहा है कि वह ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है जो उचित नहीं है, अवांछनीय है कक्ष के वातावरण के लिए, बच्चों के लिए। तो वह क्या करेगा, वह पहले उसके कारण को समझने का प्रयत्न करेगा कि वह बच्चा इस प्रकार का अवांछनीय व्यवहार क्यों कर रहा है। जब वह कारण समझेगा तो उसका निदान भी सोचेगा कि क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से इस व्यवहार को सुधारा जा सकता है। तो यहां तक तो हुआ डायग्नोस किया उसने एक बच्चे के लिए, तो वो हुआ निदानात्मक शिक्षण। ठीक, अब उसने जो भी निष्कर्ष निकाला, जो उपचार करने के लिए सोचा, जो निदान सोचा, उसको कर दिया गया, तो क्या कर दिया उसने? उपचार कर दिया। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण वही प्रभावी है जो बच्चे का निदानात्मक अर्थात डायग्नोसिस करते हुए उसका पूर्ण उपचार कर दे, उसके जो अवांछित व्यवहार हैं या उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षण के प्रति हो, चाहे वो कुछ और जीवन मूल्यों से जुड़ी हो, उन सब से संबंधित निदान और उपचार को करते हुए जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, वही अच्छा शिक्षण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं पूर्व ज्ञान आधारित। पूर्व ज्ञान आधारित से तात्पर्य कि अच्छा शिक्षण वही है जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जो पूर्व ज्ञान से संबंध रखता हो। ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल ही नवीन हो, एकदम से दे दिया जाए तो वह उचित नहीं होता। कब उचित है? अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो फिर कोई ज्ञान ही नहीं दो, कोई नया ज्ञान कभी सीखेंगे नहीं। नहीं, नया ज्ञान हम सीखते हैं, लेकिन उस नए ज्ञान का पहले किसी न किसी ज्ञान से संबंध बनाते हैं।
हमने अभी बात की थी, हमने थोड़ी देर पहले भी, फिर से हम अगर चर्चा करें तो हम एक कक्ष में सीखा हुआ ज्ञान अगली कक्षा में उसके अधिक उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता हुआ सीखते हैं। हमें जब भी पढ़ाया गया या हमें ये ध्यान होगा कि 8वीं 9वीं 10वीं जैसे भी हम बड़ी क्लासेस में होते गए, तो हमने जो कुछ पढ़ा उससे संबंधित थोड़ा थोड़ा पहले की कक्षाओं में पढ़ते आए। यानी पहले अगर संधि की परिभाषा पढ़ी तो अगली कक्षा में उसके भेद पढ़े, उसके आगे हमने उन भेदों की परिभाषाएं पढ़ी, उसके आगे हमने उनके उदाहरण समझे, उसके आगे अगर उनके भी भेद हैं तो वो समझे। तो यानी हम पिछली कक्षाओं का कुछ ना कुछ आधार लेकर चलते हैं। जैसे अभी हम इसी की कक्षा की बात कर लें, क्या हम सीधे शिक्षण की विशेषताओं पर बात कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ शिक्षण को जब शुरू किया तो पहले शिक्ष धातु पर बात की, शिक्षण शब्द पर बात की, फिर शिक्षा पर बात की, फिर दोनों का संबंध बनाया, फिर हमने शिक्षण को जाना अच्छे से, फिर उसके अंतर्गत हमने शिक्षण के उद्देश्यों पर बात की। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करते करते आज हम शिक्षण की विशेषताओं पर आए हैं। तो ये क्या है, हम पूर्व ज्ञान पर आधार में बनाकर ही चल रहे हैं, हम उसको बेस बनाकर आगे की कड़ी को जोड़ते चले जा रहे हैं। यही होता है पूर्व ज्ञान आधारित शिक्षण। यदि कोई शिक्षण पूर्व ज्ञान का आधार न दे तो वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। फिर है प्रभावी नियोजन। एक शिक्षण तभी प्रभावी या उचित हो सकता है जब वह प्रभावी नियोजन के साथ उतरे, अर्थात उसका जो शिक्षण की व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से प्रभावी हो, बच्चों को समझ में आए, इस क्रम में हो कि बच्चों को किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। उस शिक्षण का जो नियोजन है वह पूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए, तभी वह अच्छा शिक्षण होगा। फिर है छात्र सहभागिता। छात्र सहभागिता मस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी दृष्टि में रहता है अक्सर, क्योंकि जब तक एक शिक्षक छात्रों की सहभागिता अपने शिक्षण में नहीं लेगा उसका शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। मुझे अब ऐसे में याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आप लोग जब मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं आपकी जो सहभागिता कैसे लूं ये मुझे खलता है इस ऑनलाइन माध्यम में, है ना। लेकिन जब हम लाइव क्लासेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एक शिक्षक द्वारा केवल पढ़ाया जा रहा है और छात्रों की सहभागिता नहीं ली जा रही। अब सहभागिता के नाम पर अगर मैं कहूँ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप अपनी सहभागिता इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस समय मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपस में इंटरेक्शन अच्छा बना रहे। बस आप पर निर्भर करता है, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, आपकी तरफ से कितना आता है वो आप देखिए। तो छात्र सहभागिता की हम बात करें कि शिक्षक के द्वारा करवाया जा रहा शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब वो छात्रों का सहयोग ले, जब वो छात्रों की सहभागिता दर्ज कराए। अब छात्र सहभागिता किस किस रूप में हो सकती है? उनसे कक्षा में पाठ पढ़वाकर हो सकती है, प्रश्न पूछकर हो सकती है, बच्चों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कोई टीचिंग एड दिखाते हुए हो सकती है, कोई टीचिंग एड शो करते हुए उनसे कोई ना कोई सहभागिता ली जा सकती है कि बच्चों ये बताओ यहाँ क्या है, या यहाँ आकर देखो, या इस पर कई बार ब्लॉक्स वाले जो टीचिंग एड्स होते हैं जिसमें ब्लॉक्स पेस्ट करने होते हैं, ब्लॉक्स पेस्ट करवाकर हम उनकी सहभागिता ले सकते हैं। बोर्ड पर हम कुछ प्रश्न लिखकर उनके उत्तर बच्चों से लिखने के लिए कह सकते हैं। तो अनेक प्रकार से छात्र सहभागिता ली जा सकती है जिससे बच्चों का ध्यान आपकी ओर बना रहता है, वही प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है, एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। फिर है अनुसंधान के नवीन विकल्पों से युक्त। अनुसंधान के नवीन विकल्प कब खोज पाएगा बच्चा? जब एक शिक्षक द्वारा एक ऐसा शिक्षण करवाया गया होगा जिसमें वो नए नए विकल्प खोजने के लिए प्रेरित हो, जिसमें वो और अधिक जानने के लिए प्रेरित हो, अनुसंधान के नए रास्ते खोज दे शिक्षक, ऐसा उनको रास्ता दिखा दे, तभी वह शिक्षण जो है प्रभावी हो पाएगा। जैसे हम अक्सर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे शब्दों पे बात करते हैं जो हमने अमूमन का बात की होती है, उस पर हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसको गहराई से कभी समझा नहीं। जैसे अभी देख लीजिए, हमने निदान और उपचार पर बात की, तो हो सकता है इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के चलते आपने भी उन शब्दों को कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश की हो कि मैडम जो बता रही है वो सही है या नहीं, हमने तो इनको एक ही पढ़ा था आज तक। तो कहने का मतलब
बच्चों में कुछ ऐसी क्रियोसिटी उत्पन्न कर दे जिससे वो अनुसंधान यानी कुछ खोज के लिए प्रेरित हो, कुछ नवीन रास्ते उनके लिए खुले, तो अनुसंधान के विकल्पों से युक्त हो शिक्षण, वही प्रभावी होता है। सजीवता व सजगता, सजीवता में सजगता होना बहुत जरूरी है एक शिक्षण के अंतर्गत, अन्यथा शिक्षण जो है नीरस लगने लगेगा। क्योंकि जब तक एक शिक्षक सजीव स्वरूप में, अब आप कहेंगे मैडम शिक्षक तो सजीव ही होता है, मतलब कहने का कि वो जीवित है तभी तो वो शिक्षण करवा रहा है। सजीव से यहाँ तात्पर्य केवल सांस लेना, बोलते रहना, जिंदा रहना ही नहीं है। सजीव से तात्पर्य यहाँ पर है कि कक्ष का वातावरण एकदम लाइव टाइप बना देना कि बच्चों का ध्यान हटे ही नहीं आपकी बात से। मुझे भी ऐसी उम्मीद रहती है, मुझे ऐसी आशा रहती है, जब मैं बोल रही हूँ तो आपका ध्यान भी नहीं हट रहा होगा मेरी बात से। तो वही शिक्षण सजीव शिक्षण कहलाता है कि आप बच्चों को कितना अट्रैक्ट करके रखते हैं, बच्चों का ध्यान कितना अपनी ओर केंद्रित करके रखते हैं, वो सजीव शिक्षण के अंतर्गत आता है। सजग रहने चाहिए बच्चे आपकी कक्षा में। अक्सर आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, या अक्सर हम एज ए टीचर भी हमने ये किया है कि हमें अगर लग रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं उनका ध्यान बट रहा है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, या हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं उनका ध्यान नहीं है, तो हम अचानक से क्या करते हैं, अरे बेटा तुम बताना, खड़े हो ना, बताना मैं कहाँ पढ़ रही हूँ या कहाँ से पढ़ा जा रहा है। तो वो एकदम चौंक जाते हैं। तो कहने का मतलब कि एक शिक्षक बच्चों को सजग रखे, उन्हें सचेत करके रखे, सचेत अवस्था में, वही होती है सजीव कक्ष। फिर है सहानुभूति व दयापूर्ण शिक्षण। शिक्षण सदैव कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण वाला होना चाहिए, दया भाव से पूर्ण होना चाहिए। यदि सहानुभूति एक शिक्षक के द्वारा ही प्रदर्शित नहीं की जाएगी तो फिर हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सहानुभूति अथवा दया को स्थान दें। यह संभव ही नहीं है। इसलिए शिक्षण करवाते समय सदैव इस प्रकार का भी वातावरण एक शिक्षक को निर्मित करना चाहिए कि यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो सहानुभूति दर्शाते हुए उसे और तरीके से समझाने की कोशिश करें। अन्यथा अक्सर ऐसे भी देखा गया है कक्षाओं में कि अगर एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो शिक्षक उसे डांट कर बिठा रहा है कि क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया, एक बार में बैठ जाओ, चुपचाप समझो। ये नहीं करना है। सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसे दोबारा दूसरे मेथड से समझा दो। क्या हुआ नहीं समझ आया तो? हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे का अपना ग्रहण करने की उसकी क्षमता होती है। तो कहने का तात्पर्य, जब शिक्षक के द्वारा सहानुभूति प्रदर्शित की जाएगी तभी बच्चे सहानुभूति शब्द के अर्थ को और उस व्यवहार के महत्व को समझ पाएंगे। तो ये अच्छे शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे हम बात करें तो जनतंत्रीय या प्रजातांत्रिक तंत्रीय शिक्षण। अब जनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय शिक्षण कैसा है, इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं जैसे लोकतंत्र की अवधारणा, जिसमें सब स्वतंत्र हैं, सब समान हैं। तो इसका अगर एक शब्द में मीनिंग कहूं तो समानता से लिया जा सकता है इसका अर्थ। जनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय समानता से प्रदर्शित किया जा सकता है कि एक कक्ष में न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न अन्य किसी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया जाना चाहिए। अब एक कक्ष में बहुत से बच्चे ब्रिलियंट भी हो सकते हैं, अधिकांश बच्चे एवरेज हो सकते हैं, कुछ बच्चे नील कैटेगरी के हो सकते हैं, कुछ लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़कियां हो सकती हैं, कुछ अन्य जाति के हो सकते हैं, कुछ अन्य धर्म से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है तो वह अच्छे शिक्षण के अंतर्गत आता है और उसे कहते हैं जनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय शिक्षण। ठीक है। फिर है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। अपेक्षित अर्थात चाही गई यानी एक शिक्षण के दौरान जिन सूचनाओं की आवश्यकता है, जिन तथ्यों की आवश्यकता है, जिन विषय वस्तुओं की आवश्यकता है, उन सब का आदान प्रदान एक शिक्षक और छात्रों के बीच होता रहे, यही प्रभावी शिक्षण का मुख्य एक विशेषता उसकी होनी चाहिए। तभी वह शिक्षण प्रभावी हो पाएगा जब सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो। अब दोनों तरफ से कैसे होता है? आप तो कहेंगे कि शिक्षक के द्वारा ही सिखाया जाता है, नहीं, बच्चे भी अक्सर सिखाते या अक्सर ऐसा भी होता है कि जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित तरह तरह के विचार होते हैं बच्चों के, उससे संबंधित अगर बच्चे कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान रखते हैं या
किसी प्रकार से उन्होंने कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ देखा है, कहीं कुछ सुना है, समझा है, तो वो शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो और नई चीज निकल कर आती है। तो इसी प्रकार से किसी भी शिक्षण के दौरान इतनी संभावना हमेशा बनी रहनी चाहिए कि बच्चे भी अपने व्यूज उसमें दे सकें, और शिक्षक के द्वारा तो दिए ही जाते हैं। तो इस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान जब होता है तब वह शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। फिर हम देखें तो छात्र योग्यताओं को संवर्धन। छात्र योग्यताओं को संवर्धन यानी छात्र क्या योग्यता रखते हैं, उनकी योग्यता में निरंतर वृद्धि होती रहे, उनका संवर्धन होता रहे। छात्र अपने आप में भी तो योग्यता रखते हैं, उनमें बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यह सोचकर या यह कहकर क्या उन्हें स्वयं के लिए ही छोड़ दिया जाए? नहीं, उनकी उस कैपेसिटी को भी और अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए कि जितने ब्रिलियंट हैं, अगर वो 85 वाले हैं तो उन्हें 90 तक लाया जाए, 90 वाले हैं तो 95 तक लाया जाए। अब आप कहेंगे कि मैडम 100 के 100 वाले हैं तो उनकी उस योग्यता को बरकरार रखने के लिए भी उसे शिक्षण करवाया जाए, उचित शिक्षण करवाया जाए, प्रभावी करवाया जाए, ताकि वे निम्न स्तर को न गिरे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी जितनी योग्यताएं हैं, जितनी क्षमता है, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहे, निरंतर उनका संवर्धन होता रहे। फिर है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति। संवेग बहुत आवश्यक है एक प्रभावी शिक्षण के लिए, क्योंकि आज की स्थिति या हम कभी भी बात करें, प्रत्येक आयु पर, प्रत्येक अन्य वर्ग पर संवेगों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, चाहे वह बच्चे हो, चाहे वह शिक्षक हो। अगर हम सबसे पहले शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने संवेग, उसके संवेग बदलते रहते हैं। कभी कक्षा कक्ष के वातावरण के अनुसार, कभी स्कूल के वातावरण के अनुसार, कभी किसी शिक्षक समूह में अगर वो बैठा है, कोई बात हो गई तो वहां उसके संवेग बदल जाएंगे, अगर प्रधानाचार्य से कोई बात हो गई तो वहां संवेग बदल जाएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि बदलते हुए संवेगों को नियंत्रित करते हुए वह अपना संयम न खोए और बिना संयम खोए वह शिक्षण करवाए। अब इसी के साथ वो बच्चों में भी यही चीज डालने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चों के संवेग भी बदलते हैं। कभी आपस में झगड़ा हो गया, कभी बहुत उल्लास की स्थिति में है, कभी कुछ और अन्य उत्साह है या कोई और कार्यक्रम है, तो बच्चे बहुत अधिक उत्साह में भी आ जाते हैं और बहुत निरुत्साहित भी हो जाते हैं, वहां भी संवेग बदलते हैं। तो उन्हें भी संवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाए, स्थिर रखना सिखाए। तो यही है, प्रभावी शिक्षण तभी होता है जब संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति रहे। कोई भी, अब शिक्षण करवाते समय भी कभी कभी कोई, आपको ध्यान होगा, कोई टॉपिक पढ़ाते समय एकदम से बच्चे उछल जाते हैं, अरे मैडम 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 मैं ये जानता हूँ, या मैं यहाँ गया हूँ। कोई अगर किसी जगह के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो जरूरी है कि वहां उसके संवेगों को, ये भी नहीं कि बिल्कुल उसे डांट दिया जाए, उसके संवेगों को स्थिर करने का प्रयास किया जाए, उससे आराम से बात की जाए, उससे पूछा जाए कि ठीक है तुम जाकर आए हो लेकिन ऐसे नहीं, आराम से। तो वहां क्या होगा, संवेगात्मक स्थिरता की बात होगी। तो जब बच्चा धीरे धीरे अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखेगा तो अपने जीवन आदर्श में भी वह मानसिक स्थिति को खोएगा नहीं और अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पाएगा। फिर है उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। शिक्षण तभी प्रभावी है जब वह उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। एक शिक्षक के द्वारा जरूरी है कि वह अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण करवाए। अक्सर ऐसा होता है कि एक कक्षा कक्ष में अगर 20-25 बच्चे हैं तो एक शिक्षक के द्वारा करवाया गया शिक्षण एक ही बार में सबको समझ आ जाए, जरूरी नहीं। ऐसे में कोई 1, 2, 4 कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो कहें कि सर इस टॉपिक को, मैम इस टॉपिक को दोबारा समझा दो। अब ऐसी स्थिति में अगर शिक्षक उसी मेथड से दोबारा पढ़ा रहा है, उसी मेथड से दोबारा समझा रहा है, तो यह शिक्षक की गलती है। जरूरी यह है कि वह अब शिक्षण विधि का बदलाव करते हुए, परिवर्तन करते हुए बच्चों को शिक्षण करवाए, क्योंकि उस विधि से समझ आना होता तो पहले ही आ जाता। तो शिक्षण विधि को बदल दे, यानी कब, कहाँ, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, वो सब इसके अंतर्गत बच्चों को, शिक्षक को आना चाहिए और उसी आधार पर बच्चों को वह शिक्षण करवाए। शिक्षक के मधुर संबंध, अर्थात शिक्षक छात्रों के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है, किस प्रकार से वह बात करता है, किस प्रकार से वह शिक्षण करवाता है, यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों का भी व्यवहार बनता है उससे। अगर शिक्षक अपना संबंध मधुर नहीं रखेगा तो बच्चे कभी भी मधुर संबंध में आगे शिक्षण कर नहीं पाएंगे
और शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे मधुर संबंध में, तो फिर उनके स्वयं के व्यवहार में भी कटुता आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षण के दौरान संबंध मधुर बने रहे, शिक्षक और छात्रों के बीच अधिक कटुता न आने पाए। पूर्व ज्ञान आधारित और प्रभावी नियोजन, ये हम पहले कर चुके हैं। ये कॉलम शायद कॉपी पेस्ट फॉर्मेट लाने के चक्कर में यहाँ दोबारा आ गए, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, प्रभावी नियोजन से एक शब्द और मुझे याद आया है, जो पहले शायद मैंने बताया नहीं आपको, अब बात करते हैं। प्रभावी नियोजन की अगर बात करें तो प्रभावी नियोजन में एक चीज शामिल हो जाती है और वो है पाठ योजना। प्रभावी नियोजन में क्या शामिल हो जाती है? पाठ योजना। क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किस श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, किस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, आंतरिक मूल्यांकन करना है, किस प्रकार से बच्चों से बातचीत करनी है, तो ये सारी चीजें एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण से पूर्व तय कर ली जाती हैं। और जो शिक्षण से पूर्व तय कर ली जाती हैं तभी वह प्रभावी नियोजन बनता है, और इसी के अंतर्गत आता है पाठ योजना। जो बीएड कर चुके हैं या जो बीएड कर रहे हैं, शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी जानते हैं कि बीएड का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पाठ योजना। तो वह पाठ योजना ही प्रभावी नियोजन का न्योता है। यानी प्रभावी नियोजन तभी होता है जब पाठ योजना बहुत प्रभावी तरीके से बनी हो। तो ये हम पहले छोटी सी चर्चा रह गई थी। खैर, इसी के साथ आपके अच्छे शिक्षण की विशेषताओं का यह प्रकरण यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए अध्याय नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।